सन 1902। रात का अंधकार चारों ओर फैला हुआ था। शरीर का खून जमा देने वाली शीत लहर चल रही थी और साथ ही साथ हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। सुंदरवन गांव के लोग अपनी अपनी रजाइयों में दुबके हुए पड़े थे। सुंदरवन गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। कश्मीर से सटा हुआ सुंदरवन गांव, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। मगर रात के वक्त यही सुंदरता भयावहता में परिवर्तित हो जाती थी। रामेश्वर आधी रात के वक्त कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। उसके घर के बाहर अंग्रेजों की बग्गी उसे लेने के लिए खड़ी थी। मगर रामेश्वर की पत्नी चंद्रिका का दिल पता नहीं क्यों आज घबरा रहा था। आज मेरे मन में अजीब अजीब से विचार आ रहे हैं जी। आज रात आप कहीं ना जाएं। बाहर मौसम भी बहुत खराब है। पागल हो गई हो क्या? साहब बुरा मान जाएंगे। तो उनसे आप कोई बहाना कर दीजिएगा। अरे पगली, देख नहीं रही? बाहर अंग्रेजों की बग्गी खड़ी हुई है। मत भूल, हम सब अंग्रेजों के गुलाम हैं और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। इतना बोलकर रामेश्वर कंबल ओढ़ के हाथ में लालटेन लिए उस बग्गी में बैठ गया। कोचवान ने बग्गी को हवेली की तरफ दौड़ा दी। वो हवेली अंग्रेजों की बनाई हुई थी। उस हवेली में इस वक्त एक अंग्रेज अफसर चार्ल्स का शासन था। सुंदर नगर की बागडोर इस वक्त चार्ल्स के ही हाथों में थी। कुछ ही देर में बग्गी पहाड़ी इलाके से जंगल को चीरती हुई चार्ल्स की हवेली के सामने रुक गई। रामेश्वर उतरकर हवेली के अंदर चला गया। चार्ल्स की हवेली कम, भूल भुलैया ज्यादा थी। रामेश्वर चार्ल्स की हवेली का चप्पा चप्पा जानता था। कुछ ही देर में वो एक कमरे में पहुंच गया, जहां पर चार्ल्स बेसब्री से शायद उसका ही इंतजार कर रहा था। सब कुछ ठीक तो है सरकार? रात को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने मेरे घर के द्वार पर शाही बग्गी भेज दी? वैसे तो मैं हिंदुस्तानियों पर कभी भरोसा नहीं करता रामेश्वर, लेकिन तुम मेरे खास आदमी हो। दरअसल कल रात मेरे कुछ सैनिक घने जंगलों में किसी जानवर का शिकार करते हुए जंगल के अंदर की ओर चले गए और आज सुबह उन सब की लाशें बहुत बुरी अवस्था में मिली। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सरकार? मैं, तुम और 3 सिपाही अभी और इसी वक्त उसी घने जंगल में जाएंगे और जिसने भी हमारे सैनिकों को मारा है उसे पकड़कर जेल में डाल देंगे। तुम इसी इलाके के रहने वाले हो, तुम जंगल का चप्पा चप्पा जानते हो। चार्ल्स की बात सुनकर रामेश्वर अंदर तक कांप कर रह गया। भयंकर सर्दी में उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। वो कपकपाती हुई आवाज में बोला, सरकार, उस जंगल में रात में जाना मौत को दावत देने जैसा है। आप नहीं जानते, उस जंगल में पिछल पैरी का राज है। तुम अनपढ़ हिंदुस्तानियों के पास सिवाय भूत प्रेत चुड़ैल की बातों के अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए तुम आज तक गुलाम हो। मैं इन सब बातों को नहीं मानता, चलो मेरे साथ। रामेश्वर की हालत मरता क्या नहीं करता जैसी हो गई। उसे अपने आगे और पीछे दोनों तरफ से मौत नजर आने लगी। मजबूरी में वह चार्ल्स के साथ उसी बग्गी में बैठ गया। अब उस बग्गी के अंदर 3 सिपाही पहले से बैठे हुए थे। कोचवान ने बग्गी को जंगल की ओर दौड़ा दिया। कुछ ही देर में कोचवान बोला, आगे का रास्ता बेहद खराब है, बग्गी आगे नहीं जा सकती, पैदल चलना होगा। कोचवान की बात सुनकर चार्ल्स अपने सिपाहियों के साथ नीचे उतर गया। उन सबके हाथों में जलती हुई मशालें थी। चार्ल्स पैनी नजरों से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, मगर रामेश्वर बेहद डरा हुआ था। वो धीरे धीरे कदमों से चार्ल्स के पीछे पीछे चल रहा था। तभी अचानक जंगल में किसी स्त्री का भारी स्वर गूंज गया। रामेश्वर के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। सरकार, हमें वापस चलना चाहिए। चार्ल्स आकाश को देखते हुए बोला, बकवास बंद करो, ये सिर्फ जंगली जानवर की आवाज है जो रात के सन्नाटे में गूंजती हुई हमारे कानों तक टकराती है।
और तुम बेवकूफ हिंदुस्तानी इसे भूत प्रेत चुड़ैल का नाम देते हो। चार्ल्स ने इतना कहा ही था कि तभी चार्ल्स के दोनों सैनिकों की चीख जंगल में गूंज गई। चार्ल्स ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो अब वहां पर केवल एक ही सैनिक बचा था। तीसरा सैनिक पसीने से नहा रहा था। चार्ल्स सैनिक से कुछ पूछने ही वाला था कि तभी गायब हुए सैनिक हवा की रफ्तार से नीचे गिरते हुए जमीन पर टकरा गए। दोनों सैनिकों का सर फट चुका था, उनकी आंखें गायब थी। ऐसा लगता था मानो किसी ने उन दोनों सैनिकों को हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया हो। इस खौफनाक दृश्य को देखकर चार्ल्स के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। तभी एक बेहद तेज ठंडी हवा का झोंका चार्ल्स के गालों से टकराया। उसी के साथ कोचवान और तीसरे सैनिक की चीखें भी जंगल में गूंज गई और कुछ ही सेकंड्स के बाद कोचवान और सैनिक भी जमीन पर आकर गिर पड़े। उन चारों के चेहरे देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कि उनके शरीर से किसी ने एक एक कतरा नोच लिया हो। उनकी हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें मरे हुए वर्षों हो गई हो। चार्ल्स कपकपाती हुई आवाज में बोला कि क्या हो रहा है रामेश्वर? मैंने आपसे कहा था सरकार, ये सारा इलाका पीछल पैरी का है। कोचवान और सैनिकों के बगल में तुम भी खड़े थे, फिर तुम क्यों नहीं मरे? शायद मेरे गले में बंधा हुआ ये ताबीज काम कर गया। इस ताबीज को एक बहुत सिद्ध पुरुष ने मुझे दिया था। रामेश्वर ने इतना कहा ही था कि चार्ल्स ने एक झटके से उस ताबीज को रामेश्वर के गले से खींच लिया। चार्ल्स ने गले से ताबीज खींचा ही था कि तभी चार्ल्स के सामने एक बेहद भयानक स्त्री बिजली की रफ्तार से उड़ती हुई रामेश्वर को उड़ाकर ले गई और रामेश्वर की चीख हवा में गूंज गई। चार्ल्स तुरंत ताबीज अपने गले में पहनता हुआ बोला, ये जो कोई भी है बहुत ताकतवर है। अगर मैंने इसे अपना गुलाम बना लिया तो मैं पूरी दुनिया में शासन कर सकता हूँ। चार्ल्स बहुत फुर्ती से बग्गी पर बैठकर बहुत तेजी से घोड़े दौड़ाता हुआ उस जंगल से गायब हो गया। सिमरन अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रही थी। उसके कमरे का एसी फुल चल रहा था, मगर सिमरन गहरी नींद में बेचैनी से इधर उधर करवटें बदल रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें ये बता रही थी कि वो इस वक्त कोई भयानक सपना देख रही थी। अचानक सिमरन चीखते हुए उठकर बैठ गई। सिमरन की चीख सुनकर उसकी दोस्त तानिया घबराकर दौड़ती हुई सिमरन के बेडरूम में आ गई। क्या हुआ सिमरन, तुम चिल्लाई क्यों? क्या तुमने फिर से वही भयानक सपना देखा? हाँ तान्या, मैंने फिर से वही भयानक सपना देखा और आज अमावस की रात है। हाँ तान्या, क्यों हर अमावस की रात को मुझे यही भयानक सपना आता है और ये सपना मेरे बचपन से लेकर अब तक मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुझे सपने में ऐसा क्या दिखाई देता है। मुझे भी तो पता चले कि उस सपने को देखकर तू इतना क्यों डर जाती है। सिमरन गहरी सोच में डूबती हुई बोली, मुझे उस सपने में एक बहुत बड़ी हवेली दिखाई देती है और उस हवेली में एक अंग्रेज टहलता हुआ दिखाई देता है, मगर सपने में मुझे उस अंग्रेज का चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। अगले ही पल वो हवेली एक भयानक जंगल में बदल जाती है। तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? सपने में ये सब दिखाई देना एक कॉमन बात है। नहीं तान्या, मुझे उस सपने में एक बेहद घना जंगल दिखाई देता है जहाँ बर्फ गिर रही होती है और एक बड़ा सा लंबा घना पेड़ और उस पेड़ के ऊपर बैठी हुई वो डरावनी आकृति। मैं तुझे शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती कि उसका चेहरा कितना भयानक है। सिमरन, तेरी दादी ने किसी अंग्रेज से शादी की थी और तूने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा इंग्लैंड में बिताया है। हो सकता है तूने बचपन में कोई इंग्लिश हॉरर नॉवल पढ़ रखा हो और उस हॉरर नॉवल का कॉन्सेप्ट तेरे दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है। शायद इस वजह से तुझे वही कॉन्सेप्ट सपने में दिखाई देता है। तेरा दिमाग तो सही है ना? तू ये कहना चाहती है कि मैं कोई पागल हूँ? सॉरी सिमरन, मुझे पता है कि इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। मैं तो बस एक अंधे की तुक्की मार रही थी। अच्छा आप टेंशन छोड़, मैंने तेरे डर का इलाज निकाल लिया है। वो कैसे? कल तेरा बॉयफ्रेंड आर्यन यहाँ पर आ रहा है। आर्यन ने हम सबके साथ कश्मीर में घूमने का प्लान बनाया है। कश्मीर में? कहाँ? सुंदरनगर। पिछल पैरी का क्या रहस्य है? क्या चार्ल्स अपने मकसद में कामयाब हो पाया या वो भी जंगल की अंधेरी वादियों में खो गया? आखिर सिमरन कौन है
और उसे हर अमावस्या की रात में एक ही सपना बार बार क्यों आता है।